नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो भी हमारी ऑर्गेनिक मैटर को हम मिट्टी में किस तरह से बढ़ा सकते हैं उसी के ऊपर रहने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम जो फसल के अवशेष हैं हम उनका इस्तेमाल मिट्टी में कार्बन या सोयल ऑर्गेनिक मैटर या जैविक कार्बन आप बोलो या स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस या सोयल ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं फसल के अवशेषों के द्वारा, या फिर जो फार्मर ग्रीन मैन्योर क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं या हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं जैसे सनहेम्प हो गया, ढैंचा हो गया, जब वो उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं मिट्टी में मिलाते हैं तो क्या होता है, और जब हम किसी फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि साइंस में कोई भी चीज, विज्ञान में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ना ही नेचर में कोई चीज फिक्स है। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे मान लो अगर हमें ये पता ही नहीं होता कि पृथ्वी के अलावा कोई और ग्रह भी है, तो आप बोलोगे कि जैसे हम आसमान के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगा। लेकिन मान लो अगर अगले दिन आपको पता लगता है कि पृथ्वी के बाहर भी ऐसा वातावरण है कि जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, अब वहां पे अब अगर आप पत्थर फेंकोगे तो वो वापिस ही नहीं आएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आज की नॉलेज के हिसाब से हम ये आपको बता रहे हैं। जरूरी नहीं कि आने वाले टाइम में ये चीजें सेम रहें, ये चेंज भी हो सकती हैं 10 सालों के बाद। तो कहने का मतलब हमारा सिर्फ ये है कि हमने किसी भी चीज को फिक्स नहीं समझना है। हाँ, हम ट्राई जरूर कर सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर हम अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचेंगे तो अगली वाली लिमिट को कैसे क्रॉस करेंगे। तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी लिमिट आ गई है ताकि हम अगली लिमिट की ओर बढ़ सके। तो बात ये है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस के बारे में, सोयल ऑर्गेनिक मैटर को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके पहले हम आपको एक समरी सी दे देते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे मिट्टी में बढ़ाने से, तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे कि जो फार्मर्स कवर क्रॉप के माध्यम से या ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो करते हैं फर्स्ट मेन क्रॉप से पहले, उनमें भी ऐसा देखा गया है कि उनके मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर, स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर या स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस नहीं बढ़ रहे। इसका जवाब लेने के लिए हमें समझना होगा कि मिट्टी के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी कोई हो भी रही है नहीं, या कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी से मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी है, सूक्ष्म जीवाणुओं की एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं, वो मिट्टी में हो भी रही है या नहीं। अगर हो ही नहीं रही तो जो भी हम उसमें डालेंगे, मिट्टी में इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है। अगर मान लो अगर है बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी है तो वो किस तरह की है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो बैक्टीरियल डोमिनेटेड है या फंगल डोमिनेटेड है, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा है या फंगस डोमिनेटेड है। अगर बैक्टीरिया ज्यादा है तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमने क्रॉप मिक्स की है वो एक क्रॉप फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेगी, वो एक न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करेगी, ना कि वो डेवलप करेगी ऑर्गेनिक मैटर को मिट्टी के अंदर, स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर को नहीं बढ़ाएगी। जबकि अगर मिट्टी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी फंगल डोमिनेटेड है, फंगस की कार्यशीलता उसमें ज्यादा है, तो मिट्टी के अंदर स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस बढ़ेंगे। ये हम आज जानने वाले हैं। अब सवाल आता है कि स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन वो कितने बढ़ेंगे, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, अगर हम इतना मिक्स करते हैं तो कितने बढ़ेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि जो हम मिट्टी के अंदर फसल के अवशेष या फसल जो मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर फैट की कंसंट्रेशन कितनी है, वसा की कंसंट्रेशन कितनी है, या उसको बोलो लिपिड की कंसंट्रेशन कितनी है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑयल कंटेंट कितना है, उसके अंदर तेल की मात्रा कितनी है। उससे पता लगेगा कि वो कितना ऑर्गेनिक मैटर, स्टेबल ऑर्गेनिक ह्यूमिक सब्सटेंसेस मिट्टी के अंदर डालेगी। फंगल से जो डाइजेशन होके सोयल और से जो डाइजेस्ट होके क्रॉप मिट्टी में जाएगी, वो स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस को डेवलप करेगी। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो सोयल बिल्डर है। ठीक है। जो बैक्टीरिया से डाइजेस्ट होगी वो होगी क्रॉप फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेगी, और जो फंगस से डाइजेस्ट होने वाली होगी वो सोयल
सॉइल बिल्डर की तरह एक्ट करेगी, यानी वो बिल्ड करेगी ऑर्गेनिक मैटर को मिट्टी के अंदर, स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस को मिट्टी के अंदर। तो ये है हमारी समरी। तो दोस्तों ये आपको अमेरिकन रिसर्च के हिसाब से आपको ये बताया जा रहा है कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे फार्मर्स हैं जो फसल के अवशेषों और कवर क्रॉप्स को, या आप बोलो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं मिट्टी के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि 10 साल हो गए उनको ऐसा करते हुए, लेकिन फिर भी उनकी मिट्टी के अंदर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप नहीं हुआ, जबकि उल्टा हो गया कि उनकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया। तो क्वेश्चन अब ये आ रहा है दिमाग में, क्वेश्चन ये उठा कि उनकी मिट्टी में इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक रेजिड्यू या अवशेष ऐड करने के बावजूद भी स्टेबल सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्यों डेवलप नहीं हुए, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्यों नहीं बढ़ा। तो उसको समझने के लिए हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। दो चीजें, पहली तो ये है कि मिट्टी में कौन सी माइक्रोबियल प्रोसेस हो रही है, और दूसरा कि जो क्रॉप है उसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट है या क्रिटिकल इंग्रेडिएंट कौन सा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो पहले हम माइक्रोबियल, उनकी क्रॉप्स में कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ह्यूमिक सब्सटेंसेस का या स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक मैटर का फिक्स होगा मिट्टी के अंदर। तो पहला कारण तो ये है कि उनकी मिट्टी के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी मिट्टी में बायोलॉजिकल डाइजेशन ही नहीं है। उनकी मिट्टी के अंदर किसी कारणवश, चाहे वो पानी का खड़ा रहना हो या किसी भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स इतने डाले हैं कि उनकी मिट्टी के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो है ही नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की गतिविधियां इतनी कम है कि जो उन्होंने मटेरियल या क्रॉप रेजिड्यू इनकॉर्पोरेट किया मिट्टी के अंदर, उसमें मिक्स किया, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह गया। तो रिसर्चर एग्जांपल देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ओहायो ये अमेरिका में एक जगह है जहां पे एक फार्मर ने 37 साल पहले इनकॉर्पोरेट किया था, मिट्टी में डाला था फसल के अवशेषों को, लेकिन और फिर उसके बाद उसने उस खेत को ऐसे ही छोड़ दिया 37 सालों तक। लेकिन 37 सालों के बाद जब उसके ऊपर हल चलाया तो उसने देखा कि उसकी मिट्टी के अंदर वो क्रॉप रेजिड्यू जैसे का तैसा ही पड़ा है, वो डिकम्पोज नहीं हुआ। तो उसका कारण साफ है कि उसकी मिट्टी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी की कमी का होना बताता है। दूसरा होता है कि इम्प्रॉपर बायोलॉजिकल डाइजेशन होना, जिसके कारण मिट्टी में स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर नहीं बन रही। अब इम्प्रॉपर बायोलॉजिकल डाइजेशन कहने का मतलब ये है कि इससे पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं। रिसर्चर ने एक एग्जांपल दिया कि एक फार्मर, जो चरी होती है वो 6 फीट टॉल, उसने उसको मिक्स कर दिया, 6 फीट टॉल थी, उसने ट्रैक्टर की मदद से, रोटावेटर की मदद से उसको मिक्स कर दिया खेतों में। उसके हिसाब से वो ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप कर रहा है मिट्टी के अंदर, लेकिन इसका जवाब है नहीं। वो 1% उसका जो जैव भार है चरी का, वो मिट्टी में नहीं चेंज हो रहा, स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस में नहीं चेंज हो रहा। अब वो क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि मिट्टी के अंदर दो तरह की डाइजेशन या डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होती हैं। एक तो है जहाँ पे मिट्टी के अंदर बैक्टीरियल कम्युनिटी है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, या जिसको आप जीवाणु बोल लो, वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अब जब जीवाणु ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे क्या होती है, मिनरलाइजेशन होती है। बैक्टीरियल की जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, वो बैक्टीरिया जो जब पचाएगा उस फसल अवशेष को या ग्रीन मैन्योर क्रॉप को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन, यानी मिनरल्स का उसमें से निकलना। और जब बैक्टीरिया उसको खाएगा तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो फिर से रिसाइकिल होंगे मिट्टी के अंदर। जब रिसाइकिल होंगे तो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर आएंगे और वो अदर ऑर्गेनिजम्स का पेट भरेंगे, और प्लांट्स को भी जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो अवेलेबल फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी को बोला कि मिनरलाइजेशन है। तो इसको हम
बोलेंगे कि वो क्रॉप एक फर्टिलाइजर की तरह काम कर रही है, यानी उर्वरक की तरह काम कर रही है। जैसे हम यूरिया डालते हैं उसकी तरह वो काम कर रही है। तो वो सॉइल बिल्डर नहीं है, वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ा रही, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को थोड़े समय के लिए मिट्टी में बढ़ा दे रही है। ठीक है, वो कैसे? जब आपने मिक्स कर दी, वो उसकी स्पीड इतनी है कि जब आपने वो मिक्स करी, लश ग्रीन क्रॉप थी जो जैसे सन हेम्प हो गया, ढांचा हो गया, उसको जब आपने मिक्स किया तो वो देखा गया है कि वो 2 हफ्तों से लेके मैक्सिमम 3 हफ्तों के अंदर अंदर अगर प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर है, प्रॉपर तापमान है और प्रॉपर मॉइस्चर यानी प्रॉपर नमी है मिट्टी के अंदर, तो वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देगी 2 से 3 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम। तो वो एक क्रॉप फर्टिलाइजर की तरह काम कर रही है। ठीक है, जो क्रॉप फार्मर ने मिक्स की है। तो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि आप कितना जैव भार मिक्स कर रहे हैं मिट्टी के अंदर, ये कहीं भी इशारा नहीं करता कि कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में डेवलप होगा। मान लो जैसे फार्मर आपको एग्जांपल दिया कि 6 फीट टॉल जो सोरगम की क्रॉप थी या चरी की क्रॉप थी, उसको उसने मिक्स कर दिया। उसकी क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसने ऑर्गेनिक मैटर डेवलप नहीं किया मिट्टी में जाके। वो एक न्यूट्रिएंट सोइल क्रॉप फर्टिलाइजर की तरह, उर्वरक की तरह काम करेगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते किसी भी तरह से कि जितना ज्यादा जैव भार हम मिक्स करेंगे तो उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। तो ये तो हो गई बैक्टीरियल प्रोसेस। तो मान लो अगर डाइजेस्टिव प्रोसेस, मान लो फंगस डोमिनेटेड होती तो क्या होता? अब जो फंगल डोमिनेटेड है या कवक इसको बोलते हैं, कवक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु है, उसी तरह फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवाणु है जिसको बोलते हैं फंगस। तो ये चीज पचाएगी, इसको बोलते हैं फंगल डाइजेशन। और इसकी प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया की जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन, उसी तरह जब फंगल डाइजेस्ट करती है किसी चीज को उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, क्योंकि बाद में जाके ह्यूमस बनता है इसकी डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू। अब ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बैक्टीरिया की डाइजेस्टिव प्रोसेस के कंपैरिजन में। इसमें क्या होता है कि अगर मिट्टी में फंगस डोमिनेंट है या फंगस ज्यादा है, तो क्या होगा कि जब फंगस किसी भी चीज को इंजेस्ट करती है यानी खाना शुरू करती है, या क्रॉप रेजिड्यू को या प्लांट के रेजिड्यू को, फसल के अवशेष को, तो वो न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रिलीज नहीं करती सॉइल प्रोफाइल के अंदर। वो सिंपली क्या करती है कि वो डाइजेस्ट करती जाती है जो भी उसने, मान लो उसने डाइजेस्ट करके ए चीज बना दी, अब वो ए चीज को डाइजेस्ट करके बी चीज बना देगी। ठीक है, अब बी को फिर से वो डाइजेस्ट करेगी और सी बना देगी। वो तब तक डाइजेस्ट करती रहेगी जब तक कि स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस नहीं बन जाते, यानी वो फर्दर डाइजेस्टिबल नहीं होंगे, फर्दर वो नहीं टूटेंगे सिंपलर कंपाउंड्स में। ठीक है, और वो मिट्टी में फिर ऐसे ही रहेंगे। अब फंगल डाइजेशन का एंड रिजल्ट हुआ स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस, वो आगे जाके फर्दर डिकम्पोज नहीं होंगे। ऐसा देखा गया है कि इनकी जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर है वो इतना ज्यादा स्टेबल है कि वो 10 साल या उससे भी ज्यादा रह सकता है ऐसे ही मिट्टी में। अब हमें फोकस करना है कि हम किस तरह से इसको डेवलप या बिल्डअप कर सकें फंगल की डाइजेस्टिव प्रोसेस को सोइल में। अब सवाल ये आता है कि हमने इतना जैव भार मिट्टी में मिक्स किया तो कितना स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंस बनेगा, कम बनेगा, ज्यादा बनेगा? अगर हमने ये वाली क्रॉप को मिक्स किया, मान लो अगर किसी और क्रॉप को मिक्स किया तो वो कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जो अमाउंट है, जो कितना स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मैटर बनेगा मिट्टी में, जैविक कार्बन मिट्टी में बनेगा, वो डिपेंड करता है उस जैव भार में कितना फैट कंटेंट है, कितना लिपिड कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर कितना ऑयल कंटेंट है, तेल का कंटेंट उसके अंदर कितना है। वो उससे डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना अमाउंट स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंस मिट्टी में बढ़ाएगी। मान लो 2 फील्ड हैं, 2 खेत हैं, उसमें हमने क्रॉप रेजिड्यू को मिक्स कर दिया जो कि था 10,000 किलो बायोमास, हमने 1 एकड़ के हिसाब से फिक्स कर दिया। फिक्स
यानी कि उसमें डाल दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, अब जिस फील्ड में हमने उस क्रॉप को मिक्स किया होगा, मान लो एक में 2% फैट कंटेंट था और दूसरे में 8% फैट कंटेंट था ड्राई मैटर बेसिस के हिसाब से, यानी सुखा के हमने उस क्रॉप को, मान लो अगर 100 ग्राम उसका सुखाया क्रॉप का कोई हिस्सा, तो उसमें 2 ग्राम फैट मिलेगा। उसी तरह 8% फैट किसी अन्य क्रॉप के 100 ग्राम के हिस्से में है। ठीक है, दो तरह की क्रॉप है, एक में 8% है, दूसरे में 2% है। तो ये देखा ये गया कि जिस फील्ड में हमने 8% वाली क्रॉप को मिक्स किया था, वो 4 गुना ज्यादा स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर या स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेगी फील्ड के अंदर इन कंपैरिजन टू 2% फैट कंटेंट वाली क्रॉप के। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट है जो बायोमास का, वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितना फैट कंटेंट है पर एकड़। अब जो जिसमें ज्यादा फैट होगा वो उसको फंगस ही आगे डाइजेस्ट कर पाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वसा को बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए उसको फंगस डोमिनेट करेगी। जब फंगस डोमिनेट करेगी तो वो जो स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए वो फंगल डाइजेशन के थ्रू बने। अब तो इस तरह की जो कवर क्रॉप या जो हमने क्रॉप डाइजेस्ट करवाई मिट्टी के अंदर इनकॉर्पोरेट या मिक्स की, वो सोयल बिल्डर की तरह काम करेगी, ना कि क्रॉप फर्टिलाइजर की तरह। ठीक है, अब देखा ये भी गया है कि जो क्रॉप मैच्योर होगी, ठीक है, जैसे कि धान की पराली, और जो क्रॉप ग्रीन होगी यानी लश ग्रीन, वो एक्ट करेगी क्रॉप फर्टिलाइजर की तरह, क्योंकि बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं ज्यादा नाइट्रोजन, तो बैक्टीरिया उस पे एक्ट करेगा ना कि फंगस। तो बैक्टीरियल डोमिनेटेड हो जाएगी, तो उससे वो बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करने लग जाएगी। जब बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा तो मिनरलाइजेशन होगी, तो मिनरलाइजेशन होगी तो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में रिलीज किए जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में रिलीज किए जाएंगे तो क्रॉप वो ह्यूमिक सब्सटेंसेस ना बना के न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में छोड़ेगी, जो कि तो वो जो क्रॉप होगी या जो हमने क्रोमिक्स की जैसे ग्रीन मैन्योर क्रॉप या हरी खाद के रूप में जो भी ढांचा मिक्स किया, तो वो एक क्रॉप फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। वो होगी इमेच्योर क्रॉप या लश ग्रीन। अगर मान लो वो मैच्योर क्रॉप है, मान लो धान की पराली है, अगर हमने उसको मिक्स किया तो वो फंगस की डाइजेशन को बढ़ावा देगी, क्योंकि उसमें कार्बन ज्यादा है, तो वो फंगस की डाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा देगी। यानी कि मैच्योर क्रॉप में, धान की पराली में ज्यादा लिग्निन होता है, ज्यादा फैट आप बोल सकते हैं, जिसके कारण फंगल उसको डाइजेस्ट करेगी। जब फंगस डाइजेस्ट करेगी तो स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस बनेंगे। और इसका रीजन एक और भी दिया जाता है कि क्यों जो मैच्योर क्रॉप है वो स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस बना रही है, जबकि इमेच्योर क्रॉप या लश ग्रीन क्रॉप वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर रही है, मिनरलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। वो ऐसा इसलिए है, उसमें कार्बन नाइट्रोजन जो रेशो होती है, यानी मान लो ये रेशो है 10 और 1 के अनुपात में, 10 हिस्से कार्बन के तो 1 नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो अगर ये अनुपात मान लो 80 कार्बन के हिस्से होते और 1 ही नाइट्रोजन का होता, तो अगर 80 वाली में कार्बन ज्यादा है इन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, और जो 10:1 रेशो है, CN रेशो है, उसमें कार्बन 10 है और 1 नाइट्रोजन है, तो यानी 1 नाइट्रोजन पे 10 कार्बन है, तो इसमें कम कार्बन है। जिसमें कम कार्बन होगा यानी नाइट्रोजन ज्यादा कह सकते हैं हम इसको, नाइट्रोजन ज्यादा है, तो यानी CN रेशो जिसमें नैरो होगी, जैसे लश ग्रीन क्रॉप में CN रेशो नैरो है, तो वो बढ़ावा देगी मिनरलाइजेशन को, ठीक है, बैक्टीरियल की डाइजेशन को। और अगर CN रेशो ज्यादा है यानी 80, जैसे धान की पराली है उसमें 60 हिस्से कार्बन के होते हैं, 1 हिस्सा नाइट्रोजन का होता है, तो उसमें कार्बन ज्यादा है, तो उसको पचने में टाइम लगेगा, तो उसको पचाएगी फंगल डाइजेस्टिव प्रोसेस, जिससे कि स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस आगे जाके बनेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी समरी की एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से स्टेबल ह्यूमिक सब्सटेंसेस डेवलप होते हैं जब फंगल डाइजेस्ट करती है क्रॉप के रेजिड्यू को या क्रॉप को, जो कि हो मैच्योर और उसमें हो लिपिड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो और भी बढ़िया। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप ये लिखिए कि आपको क्या चीज नहीं समझ आई है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में
इतना ही, नमस्कार।